तो चलिए एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्यों सेल साइकिल होती है। ठीक है, मोस्टली जब आप चैप्टर शुरू करते हो तो ये देखना होता है कि आप क्यों वो कर रहे हो, क्या क्या उसकी जरूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई काम आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो देखो जैसे पता है कि तुमने पहले चैप्टर में ग्रोथ पढ़ा होगा, तो ग्रोथ के लिए हमारा सेल का डिवीजन होना जरूरी है, सेल का डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, अगर सेल डिवाइड करेगा तभी ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब सेल को डिवाइड करना जरूरी है। तो जब सेल डिवीजन करती है ना तो एक साइकिल को फॉलो करती है, और उस साइकिल को फॉलो करती है, और वो साइकिल ये डिनोट करते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं एक सेल के अंदर जब एक नई सेल बनती है। तो जैसे ही हम सेल साइकिल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल दो फेजेस में होता है। एक आई फेज होता है जिसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, और ये आई फेज इन्वॉल्व होता है G1S G2। इसका मतलब जब भी आपसे पूछा जाए कि आई फेजेस की सब फेजेस कौन सी है तो G1S G2 है। ठीक है, तो पूरी जो सेल साइकिल होती है ना वो दो स्टेप में होती है। एक आई फेज होता है और एक एम फेज होता है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप माइटोसिस करो या आप मियोसिस करो, मियोसिस करोगे आपकी आई फेज क्या होगी, आई फेज आपकी सेम होगी। ठीक है, आपके आई फेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या माइटोसिस में आई फेज अलग होती है या मियोसिस में आई फेज अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो आई फेज सेम होगा दोनों के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और तुम्हें पता है कि आई फेज में एक जो मेजर इवेंट होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। देखो वैसे तो आज हम लोग मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है ना उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तुमको इस बारे में बता दूं। जब भी नीट क्वेश्चन पूछता है तो एक ही बात को बहुत पूछता है कि एस फेज में क्या क्या होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए 2C से 4C में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो जाता है वहीं पे, और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये एस फेज मेजर होता है। और आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर सेल एक बार एस फेज में इंटर कर गई तो वो कमिटेड फॉर डिवीजन, तो उसको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा अगर एक बार वो इंटर हो गई सेल में। जैसे हम कहते हैं कि देखो जीवन में क्या होता है, तैयारी करती है। जैसे आपकी शादी होती है तो शादी के लिए आप तैयारी बहुत ज्यादा करते हो, और आप सिर्फ शादी कर लिए। आप शादी के पहले तक शादी को मना कर सकते हो कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप अगर शादी कर लिए तो यू आर कमिटेड फॉर दैट रिलेशनशिप, मतलब आपको उस रिलेशनशिप को निभाना ही पड़ेगा। सेम सेल के साथ होता है, अगर एक बार सेल जीवन को क्रॉस करके एस में पहुंच गए तो वो कमिटेड फॉर द डिवीजन, तो वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड उसको करना ही करना है। तो ये बात याद रखना कि कब सेल कमिटेड हो जाती है डिवीजन में, जब सेल की शादी हो जाती है। शादी मतलब एस फेज में हो जाए, आई बात समझ में, एस फेज में अगर कोई पहुंच गया तो उसको करना ही करना है, बात की बात में देखेंगे। तो इसी लॉजिक से अगर हम समझे तो हम ये कहेंगे कि अगर मैक्सिमम टाइम कहाँ लगता है, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारी तैयारी में नहीं लगता, तो तैयारी करने में मैक्सिमम टाइम लगता है, तो इसका मतलब जीवन मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करेगा, फिर उसके बाद एस फेज टाइम को यूटिलाइज करेगा। नीट में ये भी पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस होता है एक सेल साइकिल का, तो जीवन एस G2 और एम में क्या आएगा, माइटोसिस और मियोसिस। और माइटोसिस और मियोसिस के लिए आई फेज सेम होती है। आई फेज को ही इंटरफेज बोलते हैं, मोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं, सबसे ज्यादा सेल एक्टिव इसी फेज में होती है, यहीं पे प्रोटीन और सब कुछ बन जाता है। देखिए जो भी एम फेज को चाहिए, जो भी एम फेज की रिक्वायरमेंट है वो सब आई फेज पूरा करेगा। एक दूसरा लॉजिक समझिए कि एम फेज में किसी चीज की सिंथेसिस नहीं होगा, कुछ चीज बनेगा नहीं, याद रखना। कोई भी प्रोटीन एंजाइम में ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो बनेंगे नहीं एम फेज में, एम फेज में कतई नहीं बनेंगे, सब कहां बनेंगे, आई फेज में। तो आई फेज एम फेज के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जितने भी एंजाइम प्रोटीन और वो। देखिए इसीलिए देखिए जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा प्रोफेज में जाके, जो प्रोफेज में जाके कन्वर्ट होगा, लेकिन इसकी सिंथेसिस आई फेज में ही हो जा रही है। जो सेंट्रियोल है वो क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, तो उसका भी रेप्लिकेशन एस फेज में हो जा रहा है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी भी सिंथेसिस, क्योंकि यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आगे जाके प्रोफेज में क्रोमोसोम बनाएंगे। एक बात याद रखना तुम लोग, अगर हम लोग बातों बातों से समझे तो हम ये कह रहे हैं कि सिंथेसिस। तो जब भी नीट आपको कोई सिंथेसिस पूछे कि भैया ये चीज बन रही है, जैसे मेजर सिंथेसिस की बात करें, डीएनए सिंथेसिस की बात करें तो एस फेज हो गया।
सेंट्रियोल सिंथेसिस की बात होगी तो एस फेज हो गया। अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो एस फेज। तो जब भी सिंथेसिस पूछे आपका एस फेज आ जाएगा। तो ये एस फेज इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो शादी के पहले आप कितनी तैयारी करते हो और शादी के बाद क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं है अगर लॉजिक से समझा जाए। सिर्फ मतलब लोगों को सिर्फ इसी में होता है, सारा मतलब लोगों को एस फेज से होता है। जो आसपास के लोग हैं या कोई भी हो, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हो या कोई भी हो सकता है, तुम्हें एस से मतलब है। जीवन और जीतू से किसी से मतलब नहीं है, सबको एस से मतलब है। इसका मतलब एस अगर एक बार देखिए, क्योंकि शादी में जाएंगे और देखेंगे कि ये तुम्हारी बीवी है, तो जब बीवी है तो अगर कल को तुम अगर छोड़ने लगोगे तो सब लोग आ जाएंगे, कहेंगे नहीं 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 वो तुम्हारी बीवी है और तुमने इससे शादी करी है तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। ऐसे ही डीएनए जब एस फेज में आ जाएगा तो सब जितने भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होंगे जो सेल रेगुलेशन करते हैं, जैसे साइक्लिन प्रोटीन हो गया, रोडोप्सिन प्रोटीन हो गया, पीपीपी3 प्रोटीन्स हो गए, जो भी रेगुलेट करते हैं इसको, वो कहेंगे कि अब डीएनए तुम क्रोमोसोम तुम एस फेज में आ गए हो, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा और नाउ यू आर द कमिटेड फॉर द डिवीजन। नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर एक बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करना है तो वो डिसीजन कौन लेगा, तो डीएनए लेगा। तो सेल का डिवीजन होना ये किस पे बेस है, डीएनए पे है। तो इसका मतलब इस स्टेज में जब तक डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तब तक सेल इज नॉट कमिटेड फॉर द डिवीजन। अगर एक बार डीएनए रेप्लिकेशन कर गया इस स्टेज में तो सेल कमिटेड फॉर द डिवीजन। अगर पूछा जाए कौन सी फेज मेटाबॉलिकली सबसे एक्टिव होती है तो दैट इज कॉल्ड जीवन फेज। क्योंकि देखो बच्चों, अगर शादी के पहले तक अगर खूब अच्छे से तुमने लोगों के बारे में पता कर लिया, सब कुछ पता कर लिया, ठीक है, उसी समय तुम्हें सबसे एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार शादी होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुम्हें जीवन में ही एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं वो जीवन में ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, समझ में क्या नहीं। और एस में तो शादी का होना है, तो इसका मतलब जीवन सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की, और वो सेल साइकिल आई का फेज है। तो अगर जीवन न दे तो आई इज द मोस्ट एक्टिव फेज होगा, ठीक है। तो आज हम लोग वो देखते हैं उस एम फेज की प्रोफेज 1। तो ये जो एम फेज है बच्चों, एम फेज को हमें देखना है। तो जो एम फेज हमारा जो एम फेज है, एम फेज को हम लोग दो में रखते हैं। एक हम लोग हैं माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। और ये जो मियोसिस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस दो फेजेस में होता है, पहला होता है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, दूसरा इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। इसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, और इसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ये भी कंफ्यूजन होता है कि किसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और किसको मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे और इक्वेशनल डिवीजन को मियोसिस सेकेंड बोलेंगे। तो मेरे को पता है कि जो पूरी फेज होती है पीमैट, मतलब चटाई पे प्यार, ये भी पीमैट होगा। तो ये इसमें कुछ नहीं लगेगा, इसमें सेकेंड लग जाएगा, और इसमें हमारा कौन लगता है, फर्स्ट लगता है, फर्स्ट लगता है, फर्स्ट। ओके, तो इसी प्रोफेज फर्स्ट के बारे में हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। क्योंकि सबसे जो ड्रामेटिक फेज होता है केवीबी सेल साइकिल का, पूछा जाए सबसे ड्रामेटिक फेज कौन सा है, जो सबसे ड्रामा दिखाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेज 1। सबसे ज्यादा घटना या इवेंट, सबसे ज्यादा कोई भी इवेंट्स हो या सबसे ज्यादा चीजें या सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात की जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोफेज 1। क्योंकि प्रोफेज 1 ही बेसिस है वेरिएशन का इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर प्रोफेज 1 को स्किप कर दिया जाए तो तुम्हें वेरिएशन नहीं आएगा। तो एज लाइक यू विल बी लाइक माइटोसिस, ओके। तो यही प्रोफेज 1 बहुत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज 1 के बारे में, प्रोफेज 1 के बारे में, और इसको ध्यान से पढ़िएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज 1 को हम डिवाइड करते हैं लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में, डाइकाइनेसिस में। एक जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम कहते हैं लिपट के लिप्टोटेन। तो जब क्रोमैटिन फाइबर आपस में लिपटने लगते हैं ना, तो उसको लिप्टोटीन बोल देते हैं कि लिपटना शुरू कीजिए। और जब कोई लिपटता है तो वो जो लिपटेगा क्रोमैटिन, तो वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देगा। इसका मतलब क्रोमोसोम फॉर्मेशन कहां होगा, लिप्टोटीन में। जब क्रोमोसोम आपस में जुड़ना शुरू करें, जाइगोटीन, जब जुड़ेंगे तो दो हो जाएंगे, तो दो को हम लोग
बाईवैलेंट बनाएंगे, और बाईवैलेंट की 4 आर्म होगी तो उसको हम टेट्राइड भी बोल देते हैं। जुड़ने के प्रोसेस को हमेशा सिनेप्सिस बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैकाइटिन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है, और डिप्लोटिन में कियास फॉर्मेशन, और डाइकाइनेसिस में क्या बनता है कि कियास डिसॉल्व हो जाता है। तो हम लोग अब एक एक स्टेप को अच्छे से देखते हैं। तो ये पहला जो स्टेप होता है प्रोफेज 1 का, दैट इज कॉल्ड लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, फिर पैकेटाइन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये फेजेस होती हैं प्रोफेज 1, जो कि मियोसिस 1 का पार्ट है, जो कि रिडक्शन और डिवीजन शो करता है, ये उसकी फेजेस है। तो हम लोग अब पहली फेज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिप्टोटीन। ठीक है, तो लिप्टोटीन में कुछ नहीं होता। तो जो ये देखो, ये नॉर्मल सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये है हमारे क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है हमारे। तो लिप्टोटीन में कहा जाता है कि क्रोमैटिन कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमैटिन लिप्टोटीन में ये जो क्रोमैटिन थे ये कंडेंस करके क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई कि जो क्रोमैटिन यहाँ हमारा था टैंगेड फॉर्म में, उलझे हुए फॉर्म में था, अब वो कंडेंस करके हमारा क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। तो पूछा जाए कि लिप्टोटीन में, तो ये होगा क्रोमोसोम फॉर्मेशन, और ये स्कैटर्ड है, इनका कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जाइगोटीन को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जाइगोटीन है। जाइगोटीन का मतलब होता है जुड़ना, हिंदी में अगर कहा जाए इसको बोलते हैं जुड़ना। इसका मतलब इसमें पेयरिंग ऑफ क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। हमेशा जब पेयरिंग होती है, तुम लोग जानते हो, तो हमेशा समान लोगों के बीच में होता है, जो सेम होते हैं उन्हीं के पास पेयरिंग होती है। तो क्या होगा, तो पेयरिंग को बोलते हैं, पेयरिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस, उसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्सिस। तो जब पेयरिंग प्रोसेस होता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ गए? तो जाइगोटीन का मतलब होता है कि पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। और देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम उनको कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सेम एंड साइज में सिमिलर हो, तब इवन उनकी जीन का ऑर्डर भी सिमिलर होना चाहिए, तब हम उसको होमोलोगस क्रोमोसोम करेंगे। तो सिंपली लिप्टोटीन में फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, और क्रोमोसोम का जुड़ना कहां हो जाएगा, जाइगोटीन में। तो अब हम जाइगोटीन का डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे होगा जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने एक सेल लिया, और इस सेल में हमारे क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन के बाद हम लोगों ने ये हम लोगों ने क्रोमोसोम बना दिए। अब ये हमारा है लिप्टोटीन, दिस इज कॉल्ड लिप्टोटीन। अब हमारा आ जाता है जाइगोटीन में ये होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम है आपस में जुड़ना शुरू करेंगे। समझ गए? ये जुड़ना शुरू कर दिए। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ेंगे, ये हमारा है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आएगा समझ में? सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चे, ये हमारे 2 क्रोमोसोम है, तो इसको बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। और 1 2 3 4 आर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राइड। ओके, तो इसका मतलब कि जाइगोटीन में क्या क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाईवैलेंट एंड टेट्राइड फॉर्मेशन। आएगा समझ में? तो दीज आर द मेजर इवेंट्स ऑफ जाइगोटीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड पैकाइटिन। तो पैकाइटिन में क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज है, क्रॉसिंग ओवर। कभी भी क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा पैकाइटिन मानना, चाहे इनिशिएशन हो चाहे टर्मिनेशन हो। बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, इसको ध्यान रखना। क्रॉसिंग ओवर या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हैज द एबिलिटी टू कट पेस्ट मैकेनिज्म। इसके पास क्या होता है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म।
कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है। तो वो क्या करता है, क्रोमोसोम फ्रेगमेंट को काटेगा और एक दूसरे क्रोमोसोम में जोड़ देगा उसको, तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर अकर इन द स्टेज दैट इज कॉल्ड पैकाइटीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, उनके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। और वो कहां होता है, पैकाइटीन में होता है। अब हम लोग पैकाइटीन में अगर यहाँ पे देखें, अगर एक डायग्राम बना के यहाँ पैकाइटीन वाला हम देखें, तो ये देखो, ये क्रोमोसोम है दोनों जो जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में होंगी नॉन सिस्टर। क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जब एक ही क्रोमोसोम में होते हैं तो वो होते हैं सिस्टर, और जब अलग अलग क्रोमोसोम में होते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हम सिंपली मैं तुमको ऐसे सिंपल वे में बता देता हूं कि ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये आपस में कौन होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो हमेशा इसी को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यही कहा जाता है कि जो पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है इसमें सीधा हमको क्या करना है कि बस एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कर देना। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया है, ठीक, ये मैंने बना दिया, तो बना देता हूं, तो ये वाला इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो क्या होगा, ये देखो, मान लीजिए कि ये बी था, ये ए था, तो अब आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला इसके पास आ गया, ये वाला इसके पास आ गया। इसका मतलब अब ये ए इसके पास और बी इसके पास हो गया। तो नाउ बी इज द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम। तो इसका मतलब एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, तो इसका मतलब हुआ ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। तो सो कॉल्ड इसीलिए इसको बोलते हैं सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ओके, इसी को रिकॉम्बिनेशन होता है। आप एक सिंपल लैंग्वेज में कहिए कि पैकाइटीन में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी की वजह से पैकाइटीन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है ना, जैसे मान लीजिए कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ये इसके पास पनीर है, इसके पास दाल है, तो ये दाल इसको दे देगा, पनीर इसको दे देगा। तो इसका मतलब जिसके पास पनीर नहीं था पनीर आ जाएगा, और जिसके पास दाल नहीं था वो दाल आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अब इससे क्या होगा कि अब जिसके पास दाल थी अब पनीर आ गई है, तो उसके पास दाल पनीर एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो दोनों के पास नए कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएंगे, तो नया कॉम्बिनेशन बनता है इससे, क्योंकि दोनों के एक्सचेंज से एक नया कॉम्बिनेशन। इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं। और एक बात और बता दो, कभी भी रिकॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन नॉट मोर देन 50%, रिकॉम्बिनेशन नॉट मोर देन 50%, मोर देन 50%, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हो गया तो कभी तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे ये तुम्हारे पापा हैं। कोई आगे कह देगा कि हम तुम्हारे बाप हैं, तो तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन रहेगा तो कोई भी मानने से इनकार कर देगा, कहेगा नहीं ये तुम्हारे पापा नहीं है। सही है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन कभी 50% से ज्यादा नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो पैकाइटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। जो एंजाइम होता है वही के कट पेस्ट, यहाँ पे ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, और जो ये एंजाइम होता है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे अगर फेज 1 में देखा जाए मियोसिस में हो जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फेज है यही पैकाइटीन है, इसी पैकाइटीन का ही होता है। तो पैकाइटीन का पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि पैकाइटीन में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन।
होता क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के होमोलोगस क्रोमोसोम में एक चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, इससे नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, पैकाइडी। अब नाउ मूव ऑन टू डिप्लोटीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी सेल अरेस्ट होती है वो सब डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे फीमेल का oocyte हुआ या कुछ भी हुआ तो वो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है। तो एक बार लॉजिक के लिए याद भी रखना कि लिपट लिपट के डिप्लोटीन जुड़ जाए तो जाइगोटीन, पास आए तो पैकेटीन, और दूर जाए तो डिप्लोटीन, और सब कुछ अगर खत्म हो जाए तो डाइकाइनेसिस होता है। देखिए एक बात भी बता दूं, अगर मैं सेल साइकिल को रिलेट करूं ना, अगर तुम्हारे ये जो आजकल के अफेयर्स होते हैं, तो अगर जैसे प्रोफेज में है, अगर प्रोफेज को हम लोग प्यार माने तो प्रोफेज, तो जब तुमको प्यार होता है तो क्या होता है, सब लोग गायब नहीं हो जाते, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। अब देखिए वो तुम्हारे प्यार की इंटेंसिटी जाइगोटीन में बढ़ जाएगी, तो उसी जाइगोटीन में क्रोमोसोम बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं, तो कहते हैं कि व्यस्त स्टडी फेज क्या होगी, तो जाइगोटीन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्रोफेज में आपको प्यार हुआ, जाइगोटीन में आपका प्यार परमाणु चढ़ा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, तुम अलग ही तो होगे, ब्रेकअप होगा तुम्हारा, तुम सेपरेट हो जाओगे, और टीलोफेज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ खत्म होगा तो जो प्रोफेज में गायब हुए थे तुमको प्यार होने को, वो सारे याद हो जाएंगे, मतलब तुमको याद आने लगेंगे। इसका मतलब रिफॉर्म हो जाएंगे, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगी, सारे सेल ऑर्गेनेल बन जाएंगे। तो प्रोफेज में लोग गायब होते हैं और टीलोफेज में सब अपीयर हो जाते हैं, और बीच की में तो जाइगोटीन, इसीलिए कहते हैं कि बेस्ट स्टडी फेज क्या होता है क्रोमोसोमल स्टडी का, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। ओके, क्योंकि उस समय सब देखेंगे, क्योंकि बाहों में बाएं डाल घूमेंगे, दो लोग हो जाओगे तो कंडेंस नहीं हो जाओगे, तो ज्यादा मजबूत दिखोगे वो, और एनाफेज में फिर सेपरेट ही होते हैं वो। तो हम लोग बात कर रहे थे अपना उस पे आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लॉजिक है, मैंने तुम्हें समझा दिया, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन। देखिए नेचर का ये रूल है, जब भी आप अलग होने लगोगे ना तो वो अलग नहीं हो पाओगे। जैसे तुम भी मूवी में देखते हो कि अलग होना शुरू करते हो तो जाके बाद भी ऐसे हाथ फंस जाता है वो, ठीक है, तो आप अचानक से अलग नहीं हो गए। तो कहते हैं कि आफ्टर रिकॉम्बिनेशन एक्स लाइक स्ट्रक्चर रिमेन फॉर्म बना रह जाता है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रह जाता है, वो दोनों अलग तो होना चाहते हैं लेकिन अलग नहीं हो पाते, तो ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे बना होता है, एक्स लाइक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कियाज़माटा फॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कियाज़माटा फॉर्मेशन कहां होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन में कियाज़माटा फॉर्मेशन होगा। एक बात याद रखना, जब कियाज़माटा फॉर्मेशन होगा तो सिनेप्सिस का रोल खत्म हो जाएगा, सिनेप्सिस और सिनेप्टोलिगम कॉम्प्लेक्स का रोल खत्म हो गया, कियाज़माटा फॉर्मेशन हो गया। सिंपली डाइकाइनेसिस में क्या होगा तुम्हारा, डाइकाइनेसिस में कियाज़माटा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, कियाज़माटा डिसॉल्व एंड टू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, वो दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो सिंपल सा अगर हम इधर ये बनाए, तो अगर ये दोनों अब सेपरेट हो गए, मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए क्रोमोसोम, सब कुछ करने के बाद अलग अलग हो गए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। अब बच्चों यही होगा जो जाइगोटीन में जाएगा, जाइगोटीन फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा, और इक्वेटर पे लाइन, हाँ, तो यही जो है वो आगे कहां जाएगा, मेटाफेज में जाएगा। और ये मेटाफेज में जब जाएगा, जब ये मेटाफेज पे जाएगा तो वो इक्वेटर पे आ जाएगा, अलाइन कर जाएगा इक्वेटर पे, तो मेटाफेजिक प्लेट बना देगा, और उसके बाद जो सारी प्रोसेस जैसे माइटोसिस होती है वैसे ही होना शुरू हो जाएगी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड होगा, उसमें एक बहुत बढ़िया सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लीजिए। तो जैसे हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट होता है वो होता है मियोसिस फर्स्ट में, कि कहां, एनाफेज फर्स्ट में। जब भी आपको सेपरेशन की बात करें तो एना मतलब आना आओगे तभी जब किसी से सेपरेट होगी, तो एनाफेज फर्स्ट। अगर ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स, जो क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, क्रोमैटिड्स वो कौन होता है, एनाफेज 2, और इसी में तुम्हारे बन जाते हैं 2 सेंट्रोमियर।
आएगा सामने। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ये नीट का इस बार का ही क्वेश्चन था, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर आपको नहीं समझ पाते तो लॉजिकल बॉटनी है हमारा चैनल ही, तो लॉजिकल ये कहता है 2